नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आयुष और साथ ही साथ भारतीय टीम की जीत की खुशियां हमारे साथ हैं क्योंकि भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में एकदम चैंपियन टीम की तरह अपना आगाज किया है। और वैसे इस विषय पर तो बात बुलेटिन के अंत में करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से शर्मनाक तरीके से हारा, उससे ठीक उलट एक शानदार तरीके से भारतीय टीम को जीत मिली। इसी जीत पर बात करेंगे, जीत के सितारों पर बात करेंगे, उस रणनीति पर बात करेंगे जो मैच के बीच में दिखाई दी। लेकिन सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में ये जो लहराया है तिरंगा, उसको लेकर अपडेट आपको बता देते हैं कि भारतीय टीम ने धमाकेदार शुरुआत की है चैंपियंस ट्रॉफी में। पहले मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया है, 6 विकेट के बड़े अंतर से हराया है और 47वें ओवर में ही भारत को यह जीत मिल गई। बांग्लादेश ने 229 रन का लक्ष्य भारत के सामने रखा था, जिसको भारत ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। देखने का नजरिया है आयुष, हो सकता है कोई कहे कि भाई 4 विकेट गिर गए, विराट कोहली से बहुत ज्यादा रन नहीं बने, श्रेयस अय्यर से बहुत ज्यादा रन नहीं बने। कहने को यह कहा जा सकता है कि मैच मुश्किल था, लेकिन अगर आप देखें 6 विकेट की जीत वनडे फॉर्मेट में जीत बड़ी ही मानी जाएगी। सर डिसेंट मानी जाएगी और हमने 46.3 ओवर में मैच खत्म किया। 3.5 ओवर पहले अगर मैच खत्म हो रहा है तो आप एक इजी विक्ट्री ही मानेंगे। और पूरी तरीके से आप देखिए टॉप ऑर्डर से हर तरीके का कंट्रीब्यूशन आया। रोहित शर्मा से भी रन निकले, विराट कोहली ने भी कुछ रन बनाए। ठीक है, विराट कोहली रन नहीं बना पाए, ये एक पॉइंट है, लेकिन सर एक मैच में हर खिलाड़ी नहीं चल सकता। अगर आपको एक मैच जीतना है 500 रन बन जाएंगे। एग्जैक्टली अगर एक मैच में अगर आपको टेक्निकली देखा जाए, एक मैच अगर आपको जीतना है वनडे फॉर्मेट का, हार्डली अगर आपके 5 खिलाड़ी अगर बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं तो वो ऑन अ गिवन डे आप आराम से वो मैच जीत जाते हैं। 11 खिलाड़ी टीम में होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर 11 खिलाड़ी एक साथ ही क्लिक कर पाए। और टीम इंडिया ने सबसे पहले गेंदबाजों ने बेहतर काम किया। मात्र 229 रन का टारगेट था। ओडीआई क्रिकेट में आज की डेट में आप इसको किसी भी विकेट पे एक बिलो पार स्कोर ही मानेंगे। और उसके बाद क्या होता है, बल्लेबाज आते हैं, सेंसिबली खेलते हैं, थोड़ा बहुत हिकअप्स आते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैच्योरिटी के साथ हम विनिंग लाइन को पार कर जाते हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि शायद हम फंसते हुए नजर आ रहे थे, भाई साहब इसके बाद अभी रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए आने बाकी थे और ये तब की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल ऑलरेडी सेट थे, केएल राहुल आपके ऑलरेडी सेट थे और उसके बाद अभी ये 2 बल्लेबाज आने थे। बिल्कुल पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एकदम कंफर्टेबल विन थी और टीम इंडिया डिजर्व करती है। बिल्कुल टीम इंडिया डिजर्व करती है और जो डिजर्व करती है वही उसने एग्जीक्यूट भी किया। उस अपनी मेहनत को जो नेट्स में दिखाई दी थी उसको जीत में कन्वर्ट किया। क्या कहा रोहित शर्मा ने वो आपको बताते हैं। रोहित शर्मा बतौर कप्तान उनके लिए ये जीत खास है। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ एक मैच के बाद पिच को लेकर कोई राय बनाना आसान नहीं है। पिच पर ज्यादा घास नहीं है, हमें पता था कि पिच थोड़ा धीमे खेलेगी, पिच ने वैसा ही बर्ताव किया। एक टीम के तौर पर माहौल के हिसाब से हमने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में खुद को अच्छी तरह ढाला। शमी के लिए मुझे बहुत खुशी है, वो काफी समय से इंतजार कर रहे थे। हम जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, उनमें कमाल की काबिलियत है। जब भी उन्हें गेंद थमाइए वो हमें कामयाबी दिलाने का प्रयास करते हैं। यानी हम लोग जो बात कर रहे थे आयुष पिच को लेकर, कहीं ना कहीं कप्तान साहब ने उस पर स्टैंप भी किया है। भाई हम भी तो यही कह रहे थे कि बाकी सारी टीमों को ट्रैवल करना है, आपको एक ही जगह पर एक ही मैदान में मैच खेलना है, तो सबसे और जरूरत क्या है कि आप कयास लगाएं। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। पिच की समझ का आप एक मैच खेल लीजिए, उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा। अब अगर रोहित शर्मा के इस बयान को आप देखें और अभी शमी पर ना जाएं, अभी बयान के पहले हिस्से पर रहें जहां पर वो पिच को लेकर बात कर रहे हैं कि हल्की घास से अंदाजा था कि धीमे खेलेगी और धीमे ही खेली, तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जब यही भारतीय टीम उतरेगी, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब बात की बात है, लेकिन पिच की बेहतर समझ के साथ भारतीय टीम उतरेगी। बिल्कुल पूरी तरीके से, और इस मैच में भी बहुत बेहतर तरीके से रीड किया गया। बस वो ड्यू फैक्टर था जो लगातार बात हो रही थी वो नहीं था, वरना उसके अलावा पहले भी उन्होंने बोला कि विकेट स्लो रहने वाली है और हम इसी के साथ जाना चाहते हैं। हुआ भी वही कुछ और साफ तौर पे नजर आया। और अच्छी बात यह है सारे मैचेस इसी ग्राउंड पे खेल रहे हैं आपको, और इस विकेट की परख आपको एक मैच में मिल चुकी है। सही बात है, एक मैच से आप पिच का अंदाजा नहीं लगा सकते, अलग अलग विकेट्स भी होती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इसी मैदान पे मैच होना है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भले वो नहीं हो, लेकिन टीम इंडिया एटलीस्ट थोड़ा सही लेकिन एक एडवांटेज रहेगा कि एक मैच उस ग्राउंड पे खेल चुके हैं।
और ये एक बड़ी बात होती है। एक मैच आपने लगभग 50 ओवर की गेंदबाजी, 50 ओवर की बल्लेबाजी लगभग आपने उस विकेट पे कर ली है। इतनी समझ आपको आ चुकी है कि भाई किस तरीके से ये विकेट खेल रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक तो हार के आ रहे हैं, टीम इंडिया जीत के आ रही है, और इन दो डिसएडवांटेजों के साथ एक डिसएडवांटेज ये भी रहने वाला है कि पाकिस्तान के लिए वो पिच बिल्कुल ही नहीं रहने वाली है। वो ज्यादा से ज्यादा टीम इंडिया के मैच से जो कुछ समझ पाएंगे उस विकेट को लेके वो समझेंगे, वरना टीम इंडिया, और कहते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस से ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। टीम इंडिया ने एक मैच ऑलरेडी वहां पे खेला हुआ है, 100 ओवर के आसपास का गेम खेला हुआ है, और अगले मैच में बिल्कुल पूरी बेहतर तरीके की समझ के साथ टीम इंडिया जो है वो वापस आने वाली है। पाकिस्तान के लिए ऑल इन ऑल डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज नजर आता है अगले मैच को लेके। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं शमी की। जिस तरह से वापसी की उन्होंने, और इस तरह का एक मैच ये बड़ा अच्छा हुआ। अगर आप देखिए कुछ चीज़ों को अगर आपस में जोड़ा जाए, जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में नहीं है आपके साथ। पहली ही बार में देख के लग जाता है, जिसको आप प्रथम दृष्टया कहते हैं ना, प्राइमा फेसी दिख रहा है कि भारतीय टीम का जो सबसे वीक लिंक है या सबसे कमजोर कड़ी है वो है तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट। ऐसे में मोहम्मद शमी का, जिनके पास अनुभव है, उन सवाल उनके रिदम पर थी कि क्या वो रिदम हासिल कर पाएंगे। ऐसे में अनुभव के लिहाज से पहले ही मैच में 5 विकेट निकाल लेना, मतलब वो जो जसप्रीत बुमराह की कमी खलती दिख रही थी उसको शायद मोहम्मद शमी ने कहा है कि नहीं, इतना भी परेशान मत होइए, मैं हूं अभी। सर सच्चाई यही थी कि वी रियली नीडेड दैट, हमें चाहिए था। मोहम्मद शमी से परफॉर्मेंस जसप्रीत बुमराह थे नहीं। वोटर लगातार बना रह रहा था कि भाई बिना बुमराह के तेज गेंदबाजी आक्रमण जो है वो काफी क्लूलेस नजर आ रहा है। फिटनेस का इशू है, बहुत यंग लॉट है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं है। जिसको एक्सपीरियंस है उसका फिटनेस का कंसर्न है। कहीं ना कहीं इंग्लैंड सीरीज में भी जिस तरीके से वो लिम्प करके गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं नजर आ रहे थे मोहम्मद शमी। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे से ही सही उनके कान में किसी ने ये बात डाल दी कि भाई ये आईसीसी का टूर्नामेंट है। उसके बाद आप देखिए उनकी चाल ढाल, उनकी रिलीज पॉइंट, उनकी गेंदबाजी, उनकी स्विंग मूवमेंट, सब कुछ बदल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है वो दोबारा से वापस आ गई। विकेट टेकर तो वो हमेशा से रहे हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट आते ही उनको कुछ तो एक्स्ट्रा हो जाता है कि कमाल की गेंदबाजी निकलती। और कल बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो चोट के बाद वापस आए हैं। कल उनकी रिदम अच्छी थी, कल उनकी पेस अच्छी थी, अच्छे रनअप के साथ आ रहे थे, रिलीज पॉइंट अच्छा था, सब कुछ आपको देखने को मिला। और पहले स्टार्टिंग के ओवर्स में मूवमेंट भी कमाल की थी। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी से ये हमें चाहिए था, बीइंग द सीनियर प्रो ऑफ द फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट। और इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि मोहम्मद शमी को इतना बैक किया जा रहा है, क्योंकि जब ये खिलाड़ी चलेगा मैच में क्या डिफरेंस क्रिएट करते हैं वो हमने पहले ही मैच में देख लिया। आईसीसी का इवेंट आया, पहला ही मैच आया और फाइफर के साथ कमबैक किया। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि 2023 वर्ल्ड कप के बाद से आज चोट के बाद कमबैक कर रहे हैं, लगा वही फॉर्म कंटिन्यू किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और स्टैट्स है सर कि आईसीसी नॉकआउट में अगर 50 ओवर क्रिकेट की बात करें तो चाहे 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करें या चैंपियंस ट्रॉफी, ओवरऑल सबसे ज्यादा जहीर खान ने 59 विकेटें ली थी भारत के लिए। इन्होंने 60 विकेटें कल ले ली और उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। भारत के लिए आईसीसी इवेंट्स में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले अब ये गेंदबाज बन चुके हैं। और हम कहते हैं कि बायलैटरल्स में आप कुछ भी करिए, आईसीसी इवेंट्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उससे आपका कैरेक्टर डिफाइन होता है कि भाई आप कितने बड़े उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं। और अगर आईसीसी इवेंट में शमी का ये प्रदर्शन है तो मैं तो सर इनको बहुत हाईली रेट करता हूं और रिकॉर्ड्स भी उसी बात की गवाही देते हैं। बिल्कुल, चलिए अभी शमी पर आगे और भी बात करेंगे, लेकिन जैसा आपने कहा कि आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। आईसीसी इवेंट में पहली बार शतक लगाया शुभमन गिल ने। जीत के एक बड़े स्टार वो भी रहे, वो अपडेट आपको दिखाते हैं, उसके बाद उन पर भी बातचीत करेंगे। भारतीय टीम की जीत के स्टार रहे शुभमन गिल। नॉट आउट 101 रन की पारी खेली, 9 चौके 2 छक्के। गिल ने वनडे फॉर्मेट में लगातार दूसरा शतक ये जड़ा है। अभी इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में बिल्कुल शतक जड़ के आ रहे हैं। तो वो जो युवराज हैं और वो जो वाइस कैप्टेंसी इस सीरीज के लिए दी गई थी, जिम्मेदारी सौंपी गई तो परफॉर्मेंस आने लगा। अच्छा, वैसे ये बड़ा दिलचस्प है आयुष की, मतलब जिम्मेदारी मिलते ही कई बार बल्लेबाजी पर नकारात्मक असर भी पड़ता है, कई बार सकारात्मक भी पड़ता है। अभी सैंपल साइज छोटा है शुभमन गिल के लिए ये कह देने का कि वाइस कैप्टेंसी मिली तो वो और ज्यादा निखर गए, लेकिन हाँ शुरुआत बहुत अच्छी की है, जिस तरीके से शतक लगाया। और बिल्कुल आप कह सकते हैं एक ऐसी पारी जिसमें शायद कहीं से भी, जैसे आपके सामने बहुत अच्छे स्क्रिप्ट आ जाए
और आपका उस पर कहीं भी लाल पेन लगाने का मन ना करे, या जैसे अब तो कंप्यूटर का जमाना है, आपको किसी ने स्क्रिप्ट भेजी, आपका मन ना करे कि उसमें एक भी शब्द जो है, एक भी अक्षर डिलीट किया जाए। वैसे ही शुभमन गिल की ये पारी जिसमें कहीं भी आपको ऐसे उंगली उठाने का मन नहीं करेगा। और सर सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके, कितने चौके कितने छक्के लगाए, नॉट आउट है सर उसमें। वो जो स्टार लगा हुआ है, विनिंग लाइन को पार कराना ये कला है। चाहे टारगेट 220 का हो, चाहे 300 का हो, 350 का हो, 250 का हो, जितने का भी हो, विनिंग लाइन को पार कराना कोई भी फॉर्मेट हो, ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है और इसी से एक मैच विनर बनता है। और मुझे लगता है कि जितने भी इंडिया के लिए बड़े खिलाड़ी हुए, चाहे रोहित शर्मा की बात करिए, विराट कोहली की बात करिए, सचिन तेंदुलकर की बात करिए, ये लोग बड़े क्यों बने? MS धोनी की आप बात करते हैं, रन चेज में इतने बड़े खिलाड़ी क्यों बने? क्योंकि विनिंग लाइन के पार कराना इनका काम होता है। और एक ओपनर के तौर पे मैच फिनिश करके आना, इससे बेहतरीन जिम्मेदारी मैं तो नहीं कहता। मुझे लगता है इनफैक्ट कि बहुत सारे शतक लगाए शुभमन गिल ने, लेकिन ICC में पहला है और शायद ये बड़ा इंपॉर्टेंट शतक भी था। बीच में कुछ सीनियर खिलाड़ी जो है वो रन नहीं बना पाए, आउट हो गए। वहां पे इंपॉर्टेंट था समय बिताना, पारी को एंकर करना, रन भी बनाते चलना, एक छोर संभाले रखना, और ये सारी चीजें शुभमन गिल ने बड़े आराम से की हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठा सकते हैं कि आज के क्रिकेट में 78 की स्ट्राइक रेट, शायद ये स्लो हो सकता है, लेकिन भाई साहब टारगेट भी हमें 229 का मिला था। हमारे पास गेंदें बहुत ज्यादा थी और सबसे इंपॉर्टेंट मैच्योरिटी है। आपको मैच जिता के खत्म करके आना था, ताकि आप बिल्कुल भी किसी हिकअप के फेर में ना पड़े कि भाई एक आधा विकेट और गिरी और व्हाट इफ, उस वाले फेर में आप ना पड़े। शुभमन गिल ने मेक श्योर किया कि भाई आपको आराम से वो विनिंग लाइन को पार कराया जाएगा और नॉट आउट लौटे हैं 129 गेंदें, बिल्कुल कमाल की पारी। और सर एक ODI क्रिकेट में दोबारा से अपने उस कंसिस्टेंसी को लेके वापस आ चुके हैं। लगातार चौथी पारी है जब बैक टू बैक 50+ स्कोर बनाया उन्होंने। पहले 2 मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतक आया था, तीसरे मैच में शतक आया, और अब ICC के पहले ही मैच में इस इवेंट के शतक आ गया है। मतलब बैक टू बैक 2 सेंचुरीज, मतलब बहुत सही समय पे फॉर्म को पिक किया है सर शुभमन गिल ने। बिल्कुल। और वो जो थ्योरी बीच में मैं उसको यही कहूंगा कि घुसाई जाती है, वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके दोनों राइट या दोनों लेफ्ट भी अच्छा खेल रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जबरदस्ती राइट लेफ्ट की थ्योरी जो है ना, वो हर बार घुसाने की जरूरत नहीं होती है। 8वां शतक है उनके वनडे करियर का, ये जो भी आयुष कह रहे थे। और जो बात आपने कही ना कि वो 78 के आसपास या 70+ के आसपास की स्ट्राइक रेट पर कोई सवाल तो नहीं उठाए, सवाल इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि जवाब हम आपको बता देते हैं। शुभमन गिल ने कहा क्या है जरा दिखाइए, तो समझ में आ जाएगा कि आखिर वो क्या अप्रोच थी जिसकी वजह से अननेसेसरली रिस्क नहीं लिया गया। बहुत ही संतोष देने वाली पारी थी ICC के इवेंट में। ये मेरा पहला शतक है। जब मैं और रोहित भाई बल्लेबाजी कर रहे थे तो कट शॉट खेलने में दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने तेज गेंदबाजों के खिलाफ अलग रणनीति बनाई। बात बीच में दबाव बना तो ड्रेसिंग रूम से मैसेज आया कि एक बल्लेबाज को अंत तक खेलना है। तो अब अगर आपको अंदर से ये आदेश दे दिया जाए, सजेशन दे दिया जाए, सुझाव भेज दिया जाए कि भाई नहीं चाहिए मुझे कोई चौका छक्का, नहीं चाहिए मुझे 100 बॉल पे 100 रन, मुझे चाहिए कि आप नॉट आउट आए। और शायद किसी भी बल्लेबाज के लिए, किसी भी खेल में जो टीम गेम है, सबसे आगे टीम होती है। यही शायद उन्हें सिखाया जाता है, यही उन्हें बताया जाता है, यही कोशिश की जाती है कि उनके रगों में जो खून बह रहा है ना, उसमें आ जाए कि टीम कम्स फर्स्ट। सबसे पहले यही तो रटाया जाता है। तो अगर उनको कह दिया गया था कि भाई आपको एक खिलाड़ी ऐसा हमको चाहिए जो अंत तक खेले, तो जरूरत भी नहीं थी और उन्होंने वही किया। बिल्कुल सर, बहुत ही आप देखेंगे कि ODI क्रिकेट में ना इस तरीके की बड़ी पिक्चर परफेक्ट टाइप की पारी थी कि एक खिलाड़ी आता है, खेलता है, अच्छी शुरुआत दिलाता है, फिर एक तरफ से विकेट गिरने लगते हैं, वो आराम से अपना समय लेता है, समय लेने के बाद स्ट्राइक रेट कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन पारी को संभालता है और अंत में मैच जिता के जाता है। बड़े दिनों के बाद मैं तो कहूंगा इस तरीके का टिपिकल ODI 100 जिसको हम बोलते हैं वो देखने में नजर आया है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो हाई होता ही अगर आपको मैनेजमेंट से, अंदर से, ड्रेसिंग रूम से बात बोल दी जाए कि भाई आपको स्कोरिंग रेट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको बस नॉट आउट लौटना है, दैट इज योर थिंग। और उसके बाद देखिए फिर किस तरीके के कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं। स्ट्राइक भी रोटेट की, स्पिन को बेहतर खेला, तेज गेंदबाजों के साथ अच्छी तरीके से डील किया, जरूरत पड़ने पर शॉट्स भी लगाए ताकि प्रेशर बहुत ज्यादा ना बढ़े, और उनका साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप के तहत सब लोगों ने दिया और बिल्कुल बेहतर तरीके से मैच को फिनिश किया। इससे बेहतर शायद कोई शतक नहीं होगा उनका। मैं तो कहूंगा उनका अभी तक का ODI फॉर्मेट में 8वां शतक है, लेकिन ये बेस्ट शतक था उनके करियर का, शायद उस 200 से भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो 200 एक बायलैटरल में आया था और ये एक ICC इवेंट में आया है जहां पे टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की गई है। और छोटा सा टूर्नामेंट है सर, 8 बेस्ट टीमें खेल रही हैं यहाँ पे, तो हर एक मैच इंपॉर्टेंट है, हर एक मैच जीतना जरूरी है। और मेक श्योर किया कि भाई पहले ही मैच में पाकिस्तान वाला हाल ना हो कि भाई हम होस्ट नेशन है और हार के साथ हम अपने सीजन की शुरुआत कर रहे हैं और
खबरें तो ये भी हैं कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान से अगर जीत जाती है तो पहली टीम होगी जो 6 घंटे के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने के चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई, और होस्ट नेशन है। तो ये इस तरीके के फिराक में एटलीस्ट टीम इंडिया नहीं फंसी। इस चीज को मेक श्योर किया शुभमन गिल ने। बहुत हाई क्लास इनिंग जिस लिए इनको रेट किया जाता है खासकर ओडीआई क्रिकेट में, उस नाम को, उस ओहदे को बिल्कुल साबित कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, 51 पारियों में सर 250 रन मार दिए थे सबसे तेज, और अब उसी लय को वापस बरकरार रख रहे हैं। मतलब मैं तो कहता हूं कि विराट कोहली से लेके जितने भी बड़े लोग आए हैं, 8 शतक लगाने में विराट कोहली ने 68 पारियां ली थी सर। इन्होंने 51 पारियों में। अब सोचिए ये क्या डिफरेंस है। सचिन तेंदुलकर ने तो खैर 120 समथिंग पारियां ली थी, लेकिन चलिए उनका एरा अलग था। कोहली से अगर कंपेयर कर सकते हैं हम, तो विराट कोहली ने 68 पारियां ली, इन्होंने 51 पारियां, 17 मैचेस कम। ये बताता है कि कितना बड़ा पोटेंशियल है इस खिलाड़ी में और क्यों इसको इतना हाईली रेट किया जाता है। और परफॉर्मेंस के साथ साथ हर बार उस चीज को साबित भी करते जा रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में। और भूलना नहीं चाहिए सर, नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है बिल्कुल। और वो क्यों है, इस पारी की वजह से सबको पता भी चल गया होगा। यही मैं कहने जा रहा था कि इस मैच से एन पहले, इस बड़े टूर्नामेंट से एन पहले ही वो खबर भी आई थी कि बाबर आजम को पीछे छोड़कर उन्होंने नंबर 1 की कुर्सी जो है वो हथिया ली है। तो शायद आप जब नंबर 1 टीम के नंबर 1 बल्लेबाज के हैसियत से जाते हैं तो आपके ऊपर वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बिल्कुल खरे उतरे हैं शुभमन गिल। रही बात आपने जो पाकिस्तान की मुझे बहुत चिंता सता रही है इस बात की कि मतलब ये बार बार मैं कह रहा हूँ ये वैसा ही हो जाएगा कि मैंने अपने घर पे 100 मेहमान बुला लिए। जब 100 के 100 मेहमान आ गए तो मैंने कहा कि भाई साहब मैं अपना कमरा मैंने लॉक किया और मैंने कहा जी मैं जा रहा हूँ जरा हिल स्टेशन घूमने, या मैं जा रहा हूँ मुझे एक ज़रूरी काम पड़ गया, आप लोग एंजॉय कीजिए। तो मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर क्या ही मज़ा आएगा। लेकिन होस्ट नेशन होते हुए अगर पाकिस्तान की टीम इस तरह से, और परफॉर्मेंस खराब थी पाकिस्तान की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 12 दिन के भीतर न्यूजीलैंड की टीम से आप 3 मैचेस में 3 मैचेस हार जा रहे हैं तो इसका मतलब कि कहीं पर आप मैच में हैं ही नहीं, कहीं आप मुकाबले में हैं ही नहीं। चलिए पाकिस्तान पर बातचीत बाद में करेंगे, पहले आ जाते हैं बॉलिंग यूनिट पर बात कर लेते हैं। जो आयुष ने इशारा किया था कि बॉलर्स ने पहले काम किया, बॉलर्स ने वो प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर बांग्लादेश की टीम बहुत ज्यादा रन बना ही नहीं पाई और भारतीय बल्लेबाजों के लिए कोई चुनौती आई ही नहीं। उस अच्छी बॉलिंग की अगुवाई की मोहम्मद शमी ने, जो हम उन पर चर्चा कर भी चुके हैं पहले। शानदार गेंदबाजी की उन्होंने, 53 रन देकर 5 विकेट चटकाए। इसके अलावा हर्षित राणा को 3 विकेट मिला। हर्षित राणा ने 31 रन देकर 3 विकेट लिए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुझे लगता है कई बार खिलाड़ी का विकेट ना लेना भी चिंता का विषय या खबर बन जाता है, वो है कुलदीप यादव का एक भी विकेट ना मिलना। अब क्या है आयुष की, रोहित शर्मा ने बहुत साफ साफ कहा कि भाई आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि मैं 5 स्पिनर लेके आया हूं, मैं तो 3 ऑलराउंडर लेके आया हूं, स्पिन ऑलराउंडर। स्पिनर तो 2 ही लेके आया हूं। अब उन 2 स्पिनर में कुलदीप यादव एक है, जाहिर सी बात है। कुलदीप यादव को आपने पहले ही मैच में मौका दिया, अब इसको फिर वही कड़ियां जोड़ने का काम करते हैं। अर्शदीप सिंह को आप बाहर बिठाया, आपने हर्षित राणा को एक और मैच दिया ताकि हर्षित राणा को अभी जो आपने इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस खिलाए थे उसके बाद एक बड़े टूर्नामेंट में एक मैच का और एक्सपीरियंस मिल जाए। अब यहां पर अगर किसी भी दिन बाई चांस मान लेते हैं भारतीय टीम को यह लगता है कि पिच इस तरह के संकेत दे रही है कि हमको 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाना चाहिए हार्दिक पांड्या के अलावा, सबसे पहले कुलदीप यादव का पत्ता कटेगा। बिल्कुल कट सकता है सर, क्योंकि बाकी दोनों स्पिनर्स अपना काम कर रहे हैं जो ऑलराउंडर के लहजे से यहाँ पे आए हुए हैं और खेल रहे हैं। कुलदीप थोड़े से अनफॉर्चुनेट थे, हार्दिक पांड्या ने बिल्कुल सामने एक कैच ड्रॉप कर दिया उनका, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी सर आंकड़े आप देखिए, 10 ओवर में 34 रन, बिल्कुल रन नहीं खर्चे। और अभी इतनी जल्दी कुलदीप यादव से मूव ऑन नहीं करेंगे रोहित शर्मा, जितना मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि रोहित शर्मा भी अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं उस तरीके से। इन्फ्लुएंस अगर गौतम गंभीर का आता है और वरुण चक्रवर्ती को ट्राई करने की बात होती है तो वो एक अलग केस है, लेकिन फिलहाल अगर मैं इस तरीके से देखूं तो थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे, मौके उनके हाथ से छिटक गए, वरना एक बहुत ही ईजी कैच और एक सेट बैट्समैन का कैच हार्दिक पांड्या के हाथों से अगर कैच छूट रहा है तो इसमें कुलदीप यादव भी क्या ही कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन अगर जिस दिन भी विकेट इस तरीके की आई, आपने बिल्कुल सही बात कही, अगर विकेट इस तरीके की आई कि भैया हमें 3 पेसर खिलाने होंगे तो नो डाउट पहला पत्ता जिसका कटेगा वो कुलदीप यादव ही होंगे। क्योंकि अच्छी बात यह है कि बाकी जो दोनों ऑलराउंडर्स हैं, यानी कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा,
वो अपना एज अ गेंदबाज अपना जो काम है वो बखूबी कर रहे हैं। और अक्षर पटेल ने तो मैच में बिल्कुल जान झोंक दी थी, आधी टीम ही पवेलियन लौट गई थी बिल्कुल एक समय पे। 10 ओवर के अंदर इस तरीके का प्रदर्शन कर दिया था, ऑलमोस्ट हैट्रिक लेते लेते रह गए। रोहित शर्मा से एक छोटी सी चूक हो गई, कैच स्लिप में छूट गया, खुद भी बड़े अफसोस कर रहे थे उस चीज को लेके। रविंद्र जडेजा बेहतर टच में नजर आ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट यह है कि ये दोनों बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो इसीलिए जब भी ऐसी विकेट आएगी, लेकिन अच्छी बात है कि टीम इंडिया को इसी विकेट पे खेलना है, और स्पिनर का स्कोप तो है सर, ये हमने देख लिया। बिल्कुल ऑल एंड ऑल फास्ट बॉलर्स को नहीं खिला सकते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशन आनी तो नहीं चाहिए, बट यू नेवर नो, अगर बारिश का मौसम चल रहा है, दुबई में कभी बारिश हो जाए और ओवरकास्ट कंडीशंस हो जाए, तो वहां पे आप बिल्कुल एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज खिला सकते हैं। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी टीम में होनी चाहिए। अर्शदीप आएंगे तो कुलदीप ही बाहर जाएंगे, ये एक चिंता का विषय है। बात यह है कि कुलदीप यादव को हमें आदत है 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट लेते देखने की। एक कैच छूटा, एक अगर उनको मान भी लेते हैं कि 1 विकेट मिलता, उसके अलावा भी। और सर वनडे क्रिकेट में तो अब मैं कह रहा हूं 34 की जगह शायद ये 54 रन दे देते, लेकिन 2 या 3 विकेटें अगर कॉलम में होती वो ज्यादा बेहतर होता, मैनेजमेंट को ज्यादा लगता कि हाँ ये ज्यादा बेहतर है, और वही चीज शायद नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है समय है, अगर 1-2 मैच और देखेंगे और ऐसा नहीं होता है तो फिर शायद ये चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, मतलब वो जो स्पेशलिस्ट स्पिनर होता है ना, अगर आप ऑलराउंडर हैं तो बात खत्म है, लेकिन अगर आप स्पेशलिस्ट स्पिनर की हैसियत से खेल रहे हैं तो फिर जो आपने कहा कि 10 ओवर में आप 55 रन 60 रन 65 रन तक दीजिए, लेकिन विकेट के कॉलम में कम से कम 3 एंट्री होनी चाहिए। ये काम हर्षित राणा कर रहे हैं। हर्षित राणा महंगे साबित होते हैं, लेकिन आप देखिए हर बार वो विकेट मिडिल ओवर्स में, बिल्कुल वो हर बार विकेट जरूर लेते हैं, इसीलिए वो लगातार टीम के साथ बने हुए। चलिए खैर, गेंदबाजी में जो टीम वर्क था वही टीम वर्क दिखाई दिया बल्लेबाजी में भी, उसका भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने तो शतक लगाया, लेकिन उस शतक के अलावा भी छोटी छोटी परफॉर्मेंस, यूजफुल इनिंग्स छोटी छोटी खेली गई। रोहित शर्मा ने 41 रन बनाए, जिससे एक अच्छी शुरुआत हुई। विराट कोहली ने 22 रन बनाए, केएल राहुल ने नॉट आउट 41 रन बनाए। ये तीनों ही जो आंकड़े हैं वो डिसेंट आंकड़े माने जाएंगे, क्योंकि आपको शुरुआत मिला और आप हर मैच में इन बल्लेबाजों से शतक या अर्धशतक की उम्मीद नहीं करते। आप ये चाहते हैं कि उस मैच में इनके योगदान का इंपैक्ट हो, इनकी रनों का इंपैक्ट हो, और वो इंपैक्ट था जिस तरह से भारतीय टीम के बाकी बल्लेबाजों ने परफॉर्मेंस की। अब अगला मुकाबला है पाकिस्तान से 23 फरवरी को जो खेला जाना है, और मुझे लगता है आयुष की जो थोड़ी देर पहले मैं बात कह रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस तरह से परिस्थितियां बनेंगी, क्रिकेट का खेल है। चलिए भविष्यवाणी में नहीं घुसते, लेकिन आज की तारीख में अगर जिस तरह से पिछले 6 महीने को एक सैंपल साइज मान लें, 1 साल को मान लें, अगर 1 साल का सैंपल साइज मान लें तो भी, 6 महीने का मान लें तो भी, चैंपियंस ट्रॉफी तक का ही सिर्फ मान लें तो भी, टीम इंडिया बहुत आगे दिख रही है पाकिस्तान से तैयारियों के लिहाज से। बिल्कुल सर, पूरी तरीके से हर कंडीशन के लिए हमारे खिलाड़ी जो हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें, टीम इंडिया तो चलिए स्ट्रांग है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, हर जगह हम जाके जीतते हैं। पाकिस्तान बड़ी क्लूलेस नजर आई पहले मैच में, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, मतलब जिस तरीके से आप देखिए साउथ शकील को ओपनिंग करने भेज दिया गया। साउथ शकील ने आज तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कभी ओपनिंग नहीं की है, उनको सीधे इंटरनेशनल मैच में ओपनिंग के लिए भेज दिया गया, क्योंकि फकर जमान फील्ड से बाहर थे। टेक्निकल एस्पेक्ट में वो थोड़ा सा ग्लिच था, उनके कप्तानी में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं नजर आए, कोई एक्स्ट्रा बॉलर का इस्तेमाल नहीं किया गया। और पाकिस्तान तो मुझे लगता है सर अपनी गेंदबाजी की वजह से ही मात खा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो आपको 250 से 300 के आसपास का टारगेट वो चेज कर सकते हैं, दैट इज देयर लिमिट। उनके पास कोई पावर हिटर नहीं है, और अब तो फकर जमान जो शायद एक इंपैक्ट क्रिएट करते भी थे, वो भी अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, तो एक बड़ा झटका उनको वहां लग चुका है। पाकिस्तान अभी भी उस फॉर्मूले पे जा रहा है कि हम 4 प्रॉपर गेंदबाज रखेंगे, और 5वें गेंदबाज के लिए हम 2 अलग अलग पार्ट टाइमर्स का इस्तेमाल करेंगे, और उनसे 10 ओवर निकलवाएंगे। और यही मामला फंस जा रहा है, क्योंकि खुशदिल शाह और बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके, मुझे नहीं लगता है कि वो पार्ट टाइमर्स उस लेवल के पार्ट टाइमर हैं जो काम शायद उनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एटलीस्ट उनको चाहिए कि 5 प्रॉपर गेंदबाज खिलाए जाएं। छठा जो गेंदबाज हो आपका, वो एक पार्ट टाइम ऑप्शनल गेंदबाज हो, कि अगर किसी गेंदबाज का दिन नहीं है तो उसके 2-4 ओवर निकाल पाए। ये एक बड़ी बेसिक स्ट्रैटेजी है जो मुझे समझ में आई कि पाकिस्तान उसका इस्तेमाल नहीं कर रही है। बल्लेबाजी में कोई इंटेंट नजर नहीं आया, आप 320 चेज कर रहे हैं। हाँ। और बाबर आजम, मतलब इतने बड़े नाम माने जाते हैं पाकिस्तान के, और एक बार फिर से 90 गेंदों में अगर आप 64 रन बना रहे हैं वनडे फॉर्मेट में 320 चेज करते हुए, शायद वो भूल गए कि 229 हमारा टारगेट था, 320 उनका टारगेट था। और खेल तो 229 उनको पता भी नहीं था, वो खेल 229 जैसे रहे थे, जबकि टारगेट 320 का था। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, और इंटेंट जब तक नहीं दिखाएंगे, बड़े सीधे तौर पे सर लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ आप पहले बल्लेबाजी चुन लीजिए। अगर आपने 300 रन बना दिए, ये टीम उतना चेज नहीं कर पाएगी, उस तरीके की टीम है। लेकिन बस एक चीज है जो इस टीम के अंदर एक पॉजिटिव साइड आप कह सकते हैं
कि जब भी इनको आप एकदम डाउन टू जीरो आप मान लेते हैं कि भाई अब तो ये गए, सारी चीजें इनके निगेटिव जा रही हैं, एकदम से एक मैच आएगा जब ये आउट परफॉर्म कर जाते हैं और कहीं वो मैच इंडिया के खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि डाउन एंड आउट है टीम, लगातार हार के आ रही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, होम कंडीशंस हैं। ये एक चीज है जो हर फॉर्मेट में हम देखते हैं कि अक्सर एक मैच ऐसा आएगा जहां पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर देती है पाकिस्तान की टीम, लेकिन फिर भी कुदरत का निजाम काम आएगा कि क्या काम आएगा, मुश्किल है इंडिया को हराना। ऑन पेपर पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस वाइज देखिए तो टीम इंडिया बहुत आगे नजर आती है पाकिस्तान से। बिल्कुल, और इसीलिए शायद देखिए आप हम अक्सर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सैंपल साइज। आप थोड़ा सा उसको एलेबोरेट कर देते हैं। आपने कहा कि वो एक मैच बीच में ऐसा खेल देते हैं कि लगता है कि क्या पता वो भारत के खिलाफ ही ना खेल जाए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी भी टीम की जो साख बनती है, किसी भी खिलाड़ी की जो साख बनती है, उसके पीछे उसका सिर्फ एक मैच का परफॉर्मेंस नहीं होता, वो उसकी 6 महीने की, साल भर की, 2 साल की, 5 साल की मेहनत होती है, जो उस मेहनत की बदौलत उसकी एक रेपुटेशन बनती है। फिलहाल जो रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन पाकिस्तान की यही है कि वो भारत के सामने कहीं टिकती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा 300 रन बना दीजिए, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी 350 के आसपास पहुंच गए थे ट्रायंगुलर सीरीज में, लेकिन फिर वही बात जो मैंने भी थोड़ी देर पहले कही कि आप 10 मैच में 300 बना दीजिए, 9 मैच में वो नहीं पहुंच पाएंगे, एक मैच में किसी पहुंच जाएंगे। लेकिन अब हम दो ही तरीके, या तो हम 9 मैच के साथ जाएं और या फिर हम उस एक मैच के साथ जाएं। तो जाहिर सी बात है, दुनिया उस 9 मैच के साथ जाएगी तो हम भी उसी 9 मैच के साथ जाएंगे, और बड़े डंके की चोट पे कह सकते हैं कि भारतीय टीम तैयारियों के लिहाज से लेकर, रिकॉर्ड्स के लिहाज से लेकर बेहतर टीम है। और पाकिस्तान की टीम में एक चीज और, आयुष, मेरा अपना आकलन है, पता नहीं आप इससे कितना सहमत है कि नहीं सहमत है, पाकिस्तान अभी भी लिमिटेड ओवर्स में 10 साल पहले की क्रिकेट खेल बहुत कंजर्वेटिव, मतलब वो उनको अब भी लगता है कि उनके पास वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं जो वनडे में 260 से 270 के बीच जीत दिला देंगे और टी20 में 160 से 170 के बीच जीत दिला देंगे। और अगर आप उनके प्लेयर्स से मैच के पहले या मैच के बाद बात भी करिए ना, उनके मुंह से कभी 300, 350, 400 निकलता ही नहीं है, वो 260 पे ही रहते हैं। उस मैच में न्यूजीलैंड से हारने के बाद जब मोहम्मद रिजवान ने बाइट दी तो उन्होंने यही कहा कि हमें लगा था कि हम 260 के आसपास रोक लेंगे न्यूजीलैंड को, पता नहीं कैसे लगा था, ये भगवान जाने। तो वो शायद वो जो कंजर्वेटिव अप्रोच है जो आप कह रहे हैं ना, दुनिया कहां पहुंच गई है, दुनिया पहुंच गई है वनडे में 360 और टी20 में 260 पर, ये अभी 100 रन पीछे चल रहे हैं। तो वो एक मैच जीत ले, वरना अभी जो स्थितियां हैं वो वही है जो मैंने कहा था कि मैं अपने घर बुलाऊं और ताला कुंडी लगाऊं और कहूं कि अब आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं जा रहा हूं, मेरे लिए कुछ जरूरी काम आ गया है। वैसी ही कुछ स्थिति हो गई है। चलिए, इस शानदार जीत के बाद जो जीत के स्टार थे, जो जीत की वजहें थी, उन पर बात हो गई। और अगर उस एक जीत के लिए पाकिस्तान बेचैन है ना, तो भारत को भी पता है कि पाकिस्तान वो इस तरह की टीम है कि वो अटैक कर सकती है, काउंटर अटैक कर सकती है। तो भारतीय टीम भी उसको लाइटली नहीं लेने वाली है। भारतीय टीम भी बहुत ज़्यादा सतर्क होकर आएगी, और ख़ासतौर पर तब जब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स हमसे थोड़ा बेहतर हैं, तो और ज़्यादा थोड़ा सा मोटिवेशन रहेगा। और कहीं ना कहीं जो बात हम बीच में कर रहे थे ना कि दुबई में भारतीय टीम के खेलने का फायदा भी उसको मिलेगा कि उसको कहीं ट्रैवल नहीं करना है, वो जहां पर है वहीं पर स्टेशन है और वहीं पर वो मैच खेलेगी। रहेगी हमारी उस मुकाबले के पहले हर जो डेवलपमेंट होगा वो सारे डेवलपमेंट्स हम आपको पहुंचाएंगे, आपको अपडेट रखेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। आपको सिर्फ इतना करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को। और फिलहाल इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, आयुष की तरफ से और हमारी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।